देखो, तो क्या पढ़ने वाले हैं अपन स्टैटिक्स के अंदर। सबसे पहला चैप्टर है हमारा, क्या चैप्टर है, समतलीय बलों के संतुलन हेतु व्यापक प्रतिबंध। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ेंगे, समतलीय बलों के लिए व्यापक प्रतिबंध पढ़ेंगे, उनके संतुलन हेतु। जैसे मान लो किसी भी पिंड पर कोई अपन ने बल आरोपित कर रखे हैं, तो वो पिंड साम्यावस्था में कब रहेगा, ठीक है, उस पर किस प्रकार से बल का परिणामी बलों का जो योग है वो क्या रहे, शून्य रहे। ठीक है, वो सब कुछ चीजें अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है अपना, देखो, समतलीय बल निकाय का, समतलीय बल निकाय का, समतलीय बल निकाय का एक बल एवं बल युग्म में समान है। एक बल एवं बल युग्म में समान है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, समतलीय बल निकाय का एक बल एवं बल युग्म में समान है। मतलब कहने का क्या मतलब है, अपने पास बहुत सारे बल होंगे और उन बलों को क्या करेंगे, एक बल में समानयनित कर देंगे, मतलब एडजस्ट कर देंगे। और बहुत सारे बल युग्म होंगे, उनको भी क्या कर देंगे, एक सिंगल बल युग्म में समानयनित कर देंगे। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है अपना, देखो ये अपना टॉपिक है। तो कहने का क्या मतलब है इस स्टेटमेंट के अंदर, किसी पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर, स्टेटमेंट है ये, ठीक है, किसी पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर, विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील, समतलीय बल निकाय को, समतलीय बल निकाय को उनके समतल में स्थित, उनके समतल में स्थित किसी स्वच्छ बिंदु पर, किसी स्वच्छ बिंदु पर एक बल एवं बल युग्म, एक बल एवं बल युग्म में समानित किया जा सकता है, समानित किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि एक पिंड है हमारे पास, ठीक है, और उस पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर क्या है, हमने बल आरोपित कर रखे हैं इस तरह से, P1, P2, P3, इस तरह से अपन ने क्या कर रखे हैं, बहुत सारे बल आरोपित कर रखे हैं। ठीक है, अब सुनो, क्या इस स्टेटमेंट में करना क्या है कि उस पिंड पर जितने भी बल हमने आरोपित कर रखे हैं, उन बलों को क्या किया जा सकता है, किसी एक स्वच्छ बिंदु पर क्या किया जा सकता है, एक सिंगल बल में समानित किया जा सकता है। मतलब इस पर तुम इतने सारे बल मत लगाओ, केवल क्या बल लगा दो, एक बल लगा दो, जिसका पूरा का जिसका प्रभाव है वो क्या होगा, इन सभी बलों के संयुक्त प्रभाव के तुल्य होगा। ऐसा हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक बल युग्म बना सकते हैं जिसका प्रभाव जितने भी बल युग्म है उनके संयुक्त प्रभाव के बराबर होगा। ठीक है, अब सुनो, इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहले वन डायग्राम बना लेते हैं एक। सबसे पहले डायग्राम को समझना, जैसे मान लो ये हमारा इस तरह से, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई डैश है, ये वाई है और ये हमारा एक्स डैश है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्या हुआ कि कोई भी पिंड है, उस पिंड में हमने इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी। कोई भी पिंड हो सकता है, पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुद्दा मुद्दी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी। ठीक है, अब क्या किया हमने, उस पिंड में देखो बिंदु तो होंगे ना,
बिंदु तो होंगे उस पिंड में, तो उस पिंड में हमने बिंदु माना A1, ठीक है। इस A1 पर जो हमने बल माना वो क्या माना, क्रियाशील बल क्या है, P1, ठीक है। दूसरे पिंड को मान लिया हमने सपोज, उसका नाम क्या है, A2 है, जिस पर क्रियाशील बल क्या है हमारा, P2 है, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसी तरह से हम तीसरा मान सकते हैं, यहां मान लेते हैं ये A3 है, जिस पर क्रियाशील बल क्या है हमारा, P3 है। इस तरह से बहुत सारे बल हो सकते हैं। अभी हम 3 बल दर्शा देते हैं, होने में तो बहुत सारे बल हैं, ठीक है। तो किसी बिंदु, ये क्या है हमारा, कोई पिंड है, इस तरह से कोई पिंड है, और उस पिंड में हमने क्या कर रखा है भाई, ठीक है ना, ये कोई क्या है हमारा पिंड है। उस पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर हमने विभिन्न बल लगा रखे हैं। बिंदु A1 पर P1, बिंदु A2 पर P2, बिंदु A3 पर P3, अप टू सो ऑन, इस तरह से हमने बहुत सारे बल लगा रखे हैं, ठीक है। अब सुनो, x अक्ष की दिशा में इस P1 का वियोजित भाग हमने क्या मान लिया, x1, और इस P2 का y अक्ष की दिशा में वियोजित भाग क्या मान लिया हमने, बताओ, y1, ठीक है। P2 का वियोजित भाग x2, और इसका वियोजित भाग, लाइन नहीं खींचती यार, सीधी कैसे करें, इसका y2, ठीक है। इसका x3 और इसका y3। इस चित्र को थोड़ा बड़ा बना लेना ताकि समझने में आ सके, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सुनो तो इसमें ये जो डायग्राम बनाओ, देखो इसको, इसमें जो कुछ भी हमने बनाया वो सब कुछ हम लिखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना लेना, थोड़ा इनको दूर दूर बना लेना, ठीक है। समतलीय बलों का मतलब तो समझते हो ना, जो सारे के सारे बल क्या हो, एक ही तल में आरोपित हो रहे हो, ठीक है। समतलीय बल कहलाते हैं। डायग्राम थोड़ा मतलब ये जो चित्र है ना तीनों, ये थोड़ा दूर दूर बनाना, ठीक है, जैसा कि इस बुक में बना रखा है। अब सुनो, इसको ऐसे लिख दो, डायग्राम कंप्लीट है हमारा, डायग्राम कंप्लीट है। देखो इसको हम मूल बिंदु O कह देते हैं, ठीक है। अब सुनो क्या कह रखा है, माना कि A1, A2, A3 हमारे पास क्या है, माना एक दृढ़ पिंड के विभिन्न बिंदुओं, माना एक दृढ़ पिंड के विभिन्न बिंदुओं क्या, A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एक पिंड है हमारे पास, उसके विभिन्न बिंदु हमने क्या क्या माने, A1, A2, A3 डॉट 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 पर समतलीय बल P1, P2, P3 डॉट 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 आरोपित है। क्या है, ये जो 3 बल है वो क्या है, आरोपित है, ठीक है। अब क्या कहा देखो इसमें माना बलों के समतल में एक स्वच्छ बिंदु को हम क्या कह देते हैं, मूल बिंदु कह देते हैं। माना, बस ये क्या है, 2 स्टेटमेंट है इसके अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ये थोड़े क्या है हेडिंग है, मतलब इबारत बहुत ज्यादा है इनके अंदर। बाकी तो जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, उसको सोल्व करना है हमें, ठीक है। माना इस समतल में एक स्वच्छ बिंदु O लेते हैं, जो क्या है, मूल बिंदु है, जो मूल बिंदु है, ठीक है। आगे बात समझ में, जो क्या है हमारा मूल बिंदु है। उसके बाद देखो,
माना बलों के समतल में एक स्विच बिंदु मूल बिंदु लेते हैं तथा OX OY निर्देशी अक्ष लेते हैं, निर्देशी अक्ष लेते हैं। क्या लेते हैं? OX तथा OY हम निर्देशी अक्ष लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ले तो निर्देशी अक्ष ले तो A1 A2 A2 A3 डॉट 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 के निर्देशांक क्या होंगे भाई बताओ। देखो A1 के निर्देशांक हमने क्या मान लिए, इस देखो A3 को अगर पीछे करना चाहो ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A3 को अगर पीछे करना चाहो, एक काम करो A1 इसको कह दो तो ये X1 आगे पीछे हो जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये A2 ये X2 ये Y2 और इस A3 को बाद में ठीक है ना, बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। P3 ये P2 और ये P1। आगे बात समझ में, गर्मी बहुत लग रही है, ठीक है। A1 A2 A3 के निर्देशांक क्रमशः क्या होंगे भाई बताओ, क्रमशः X1 Y1 X2 Y2 तोमा X3 Y3 डॉट 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 है, ठीक है। ये क्या है इसके निर्देशांक, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक पिंड है जिसके 3 बिंदु हमने 3 लिए फिलहाल तो हमने, पर बहुत सारे बिंदु है जिन पर क्या है समतलीय बल P1 P2 P3 आरोपित है। A1 पर P1 A2 पर P2 A3 पर P3 आरोपित है। हमने किसी समतल में एक स्वेच्छ बिंदु O लिया जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, तथा समतल में OX तथा OY निर्देशी अक्ष लेते हैं। क्या लेते हैं हम? निर्देशी अक्ष, ठीक है, जिनके सापेक्ष A1 A2 A3 के जो निर्देशांक है वो क्या है हमारे पास X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 है, ठीक है। अब सुनो उसके बाद क्या कहा, देखो पुनः माना P1 P2 P3 डॉट 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 के निर्देशी अक्ष OX तथा OY के अनुदिश वियोजित भाग क्या है, X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 है, ठीक है। बल क्या है P1 P2 P3, इनके निर्देशी अक्ष OX और OY के अनुदिश वियोजित भाग क्या है P1 का वियोजित भाग क्या है OX के सापेक्ष, अनुदिश X1 फिर Y1 X2 Y2 X3 Y3 अप टू सो ऑन, है ना, डॉट 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 डॉट। हमने 3 ही दर्शा रखे, होने में तो ये बहुत सारे हैं, ठीक है। करना क्या चाहते हैं ये तो पता है ना, माइंड में क्लियर है। करना क्या चाहते हैं, ये जितने भी बल आरोपित हो रहे हैं ना विभिन्न बिंदुओं पर, इनको क्या करेंगे हम एक सिंगल बल के बराबर कर देंगे भाई। हाँ, ये जितने भी बल हैं वो एक सिंगल बल के बराबर हो जाते हैं किसी स्वच्छ बिंदु पर। इसी तरह से यहाँ पर देखना कि आघूर्ण बलयुग्म भी बनेगा, बहुत सारे बलयुग्म बनेंगे इस बिंदु इस पर जो बल आरोपित हो रहा है A3 पर A1 पर A2 पर, इनकी वजह से बलयुग्म बनेगा और इन सारे बलयुग्मों को हम क्या करेंगे एक सिंगल बलयुग्म के बराबर कह देंगे या कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास निर्देशी अक्षों के अनुदिश वियोजित भाग क्या है, X1 Y1 X2 Y2 तथा X3 Y3 है। उसके बाद देखो, अब एक काम करो, लिख लो इसको, तुम लिखो ठीक है। अब सुनो, देखो अब हम P1 पर, अब हम एक एक बल पर विचार करते हैं। अब हम बल ऐसे लिखते हैं, अब हम बल P1 पर विचार करते हैं, ठीक है। एक पर विचार करेंगे
और देखेंगे कि वो कैसे हरकत कर रहा है, फिर उसके बाद उसके जैसे बाकी सारे बल भी हरकत करेंगे और फिर कह देंगे कि ऐसा ऐसा होएगा। विचार करते हैं, अब सुनो, विचार करते हैं बिंदु O पर, किस पर? बिंदु O पर, ठीक है ना। OX और OX देश के अनुदिश एक बल लगाते हैं हम, कौन सा? X1 और इधर X1। क्या करेंगे देखो सुनो, ये पूरा का पूरा पिंड है, ठीक है। अब हमने कहा था कि अगर एक आदमी मुझे इधर X1 बल से खींच रहा है, इधर आदमी X1 बल से खींच रहा है, तो पिंड की साम्यावस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डायरेक्शन अपोजिट है और समान परिमाण में है, तो दोनों बल क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब सुनो, बिंदु O पर OX और OX देश के अनुदिश दो समान परिमाण के बल X1 आरोपित करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? क्योंकि हमने OX और OX देश के अनुदिश दो समान परिमाण के बल X1 क्या कर दिए? आरोपित कर दिए। मामला समझ में आया नहीं आया? जिससे पिंड की साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिससे बलों के आरोपित करने पर, लिख देते हैं यहाँ पे, बलों के इसी प्रकार, देखो इसी प्रकार हम क्या करेंगे? OY और OY देश के अनुदिश, है ना, इसी प्रकार OY व OY देश के अनुदिश Y1 बल आरोपित करेंगे या आरोपित करते हैं। इस प्रकार बलों को आरोपित करने पर, है ना, यहां लिखता हूं मैं, इस प्रकार समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में आरोपित करने पर पिंड की साम्यावस्था में या पिंड की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पिंड की साम्यावस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्या किया हमने? OX के अनुदिश और OX देश के अनुदिश X1 X1 लगा दिया तो कैंसिल हो गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार से हमने किसके अनुदिश लगाया? OY के अनुदिश Y1 और OY देश के अनुदिश Y1, ठीक है। सेम बल, सेम मैग्नीट्यूड की जो फोर्स है हमने अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दी, जिससे पिंड की साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये थ्योरेटिकल है, बस दो स्टेटमेंट, इनमें बस थ्योरी है, थ्योरी से मुझे भी एलर्जी है। लिखो फटाफट, पिंड की साम्यावस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो ये है कंप्लीट। अब सुनना, अब हमने बिंदु P1 पर विचार किया था। P1 कहां पर आरोपित था? A1 पर। अब सुनना A1 पर क्या होगा। ये तो बस केवल एक को याद रखने के हिसाब से भी हम ऐसा कर सकते हैं, बाकी ऐसा कोई खास नहीं है, ठीक है। अब A1 पर बल X1, अब A1 पर बल X1, A1 पर बल X1 इधर आरोपित हो रहा है, ठीक है। A1 पर बल X1 और O पर OX देश के अनुदेश, OX देश के अनुदेश क्रियाशील बल, अनुदेश क्रियाशील बल X1 एक बलयुग्म बनाते हैं, एक बलयुग्म बनाते हैं। भाई बताओ कैसे बनाया बलयुग्म? बलयुग्म
बनाते हैं। थ्योरी आगे पीछे लिख देंगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब सुनो, बिंदु A1 पर क्रियाशील बल x1 इधर क्रियाशील है, जबकि O पर क्रियाशील OX' के अनुदिश बल उधर क्रियाशील है। अब सुनना कैसे बनेगा बल युग्म। बल युग्म क्या होता है बताओ, जब दो समान परिमाण के बल, ठीक है ना, विपरीत दिशा में क्या हो, कार्यरत हो और किसी लंबवत दूरी पर, ठीक है ना, किसी लंबवत दूरी पर दो समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में कार्यरत हो, तो हम कहते हैं कि वो क्या बना रहे हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई। अब सुनना बात को ध्यान से, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो ध्यान से, A1 पर x1 इधर आरोपित हो रहा है, जबकि O पर x1 इधर आरोपित हो रहा है। एक काम करो, इसको ऐसे मिला दो आगे, देखो क्या नजर आया, A1 पर x1, ये A1 हो गया और ये डॉट 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 वाली लाइन हो गई, ठीक है, इस तरह से। और फिर ये देखो इधर जा रहा है, ठीक है, अगली बात समझ में। तो एक ये बल युग्म बन गया, देखो कैसे बना, ऐसे 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 बल युग्म बन गया। तो कहां बना हमारे पास, ये बल युग्म बन गया। अब क्या लिखा हमने, अब A1 पर बल x1 और O पर OX' के अनुदिश क्रियाशील बल x1 एक बल युग्म बनाते हैं। ये बल युग्म इसमें इन्होंने बना दिया। बात समझ में आ गई ना, बल युग्म बना जो, क्लियर मामला, ठीक है। x1, अब सुनो, जहां से x1 लगा हुआ है इस तरह से, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, इस बिंदु पर क्या करो तुम, इस तरह से लंबवत दूरी खींच दो और उसको फिर इधर देख लो, देखो ये बल युग्म तो बना, बन गया बल युग्म। किस दिशा में है ये, x डायरेक्शन में है बल युग्म, इधर की डायरेक्शन में, ठीक है। अब सुनो, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सुनो, अब ये जो बल युग्म बना, ध्यान से सुनना, बल युग्म बना तो बल युग्म का आगुण होता है, जो बल युग्म बनता है हमारे पास, वो बल युग्म की दो प्रकार की घूमने की प्रवृत्ति होती है, बताया था कल, ठीक है। एक तो ये इधर घूमेगा और एक ये मतलब ऐसे। तो बताओ ये इसी स्थिति में घूमेगा, मैं दो प्रकार के होते हैं बल युग्म, एक तो ये, एक ये और एक ये। तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे, जबकि ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। नहीं ये बात समझ में, ऐसे फिक्स कर दो, अरे बीच में वो बांस का डंडा बांध दो, एक जना उधर धक्का दे रहा है, एक जना इधर धक्का दे रहा है, तो यूं ही तो घूमेगा ना वो। तो ये इस तरह से घूमेगा। और इस प्रकार का जो घूर्णन है वो कैसा है, दक्षिणावर्त घूर्णन है। और दक्षिणावर्त घूर्णन में कैसे लिया जाता है, बल युग्म का आघूर्ण कैसा लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। पर जो वामाव्रत होता है, वामाव्रत में क्या लिया जाता है बताओ, वामाव्रत में जो बल युग्म का जो आघूर्ण है वो कैसा लिया जाता है, धनात्मक। ये चीज आपको थ्रू आउट याद होनी चाहिए, दक्षिणावर्त में ऋणात्मक और वामाव्रत में धनात्मक। अब सुनो, ये जो बल युग्म बना ऊपर वाले के जैसा है, नीचे वाले के जैसा है, बताओ। ये जो बला ऊपर वाले के जैसा, मतलब इसका जो बल युग्म का जो आघूर्ण होगा वो ऋणात्मक साइन के साथ आएगा या धनात्मक चिन्ह के साथ आएगा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा। अब बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, ये लंबवत दूरी है हमारे पास, इसको P बोल दो, स्मॉल p, और इसको कैपिटल P और इसको कैपिटल P। ये तो दो बल है, तो आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण भी बताओ, पढ़ के आए हो तुम, नहीं पढ़ के आए हो। जो बल है, बल का परिमाण तथा उनके बीच की लंबवत दूरी, ये बल युग्म का क्या होता है, आघूर्ण होता है। याद हो गया। अब सुनो, यहाँ पर ये जो A1 है हमारे पास, इस A1 के निर्देशांक x1, y1 है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो क्या डिस्टेंस बताओगे भाई, बताओ। ये डिस्टेंस हमारी y1, ये तो पता है ना। जैसे मान लो हमारे पास कोई बिंदु है x1, y1, तो इसका मतलब होता है कि ये डिस्टेंस कितनी है बताओ, ये डिस्टेंस होती है x1 और ये ऊंचाई होती है y1। तो ये ऊंचाई कितनी है हमारे पास, y1, ठीक है। तो दूरी कितनी है, y1, और बल कितना है, x1, यानी कि बल का परिमाण तो क्या काम में आएगा, x1, और दूरी क्या काम में आएगी, y1। तो बल युग्म का यहाँ पर आघूर्ण कितना होगा, कैपिटल x1 और उनके बीच की दूरी, और चिन्ह कैसा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि घूर्णन कैसा है हमारा, दक्षिणावर्त। इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, यहां तक लिख लिया, बल युग्म बनाते हैं, ठीक है। अब सुनो, इसमें लिखो, जिसका दक्षिणावर्त आघूर्ण, जिसका, इसने तो डायरेक्ट लिख दिया है ना, दक्षिणावर्त आघूर्ण, आघूर्ण क्या होगा भाई बताओ, -x1 और y1, जिसका दक्षिणावर्त आघूर्ण -(x1) × y1 है, ठीक है। इसी प्रकार y1
इसी प्रकार A1 पर बल Y1, ए कहाँ गया भाई? अच्छा हमने, हाँ ये A1 है, A1 पर बल Y1। पहले तो हमने बात की इस दिशा में, अब हम बात करेंगे इस दिशा में। तो देखना आगुण किस तरह से बल युग्म कैसे बनेगा। इसी प्रकार A1 पर बल Y1 किसके अनुदिश? OY के अनुदिश, और O पर बल Y1 किसके अनुदिश? OY डैश के अनुदिश। तो क्या लिखेंगे? इसी प्रकार A1 पर बल Y1 तथा O पर OY डैश के अनुदिश बल Y1 एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल युग्म का निर्माण करते हैं। भाई बताओ बल युग्म बना कि नहीं बना? यहाँ पे बताओ कैसे बनेगा भाई बल युग्म? बोलो। देखो बल ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो, जहां जब बल स्टार्ट हुआ ना इस बिंदु से, तो किधर जा रहा है बल? मतलब जो डॉट डॉट वाली जो लाइन होती है वो बल के हमेशा लंबवत खींचेंगे। जैसे यहाँ पे x1 न्यू था, तो डॉट डॉट वाली लाइन हमने लंबवत खींच दी। पता है कंफ्यूजन यह होता है कि लाइन को ऐसे खींचूं, देखो ऐसे खींचने पर भी बल युग्म बन गया, पर यहाँ पर लाइन को हम कैसे खींचेंगे? ऐसे लंबवत, ताकि हम दूरी को काम में ले सके। ठीक है, तो ये दूरी कितनी होगी? x1। बिंदु क्या है? A1 x1, y1। तो ये दूरी कितनी हो गई? x1। अब बता दो कि बल युग्म का आगुण क्या होगा? जिसका वामावर्त आगुण कितना होगा? बोलो। देखो बल तो क्या है? y1 और y1, और दूरी कितनी है? इस तरह का बना, इस तरह का बना। ये दूरी कितनी है? थोड़ा लंबवत है भाई मामला, ठीक है ना, थोड़ा इस तरह से बनाइए। ये है हमारे पास y1 और ये है y1। दूरी कितनी है? x1। एक किधर घूमेगा? इधर, है ना। धक्का लगाओगे ना, एक जना इधर से धक्का लगा रहा है इधर डायरेक्शन में, एक जना इधर धक्का लगा रहा है, तो घूमने की प्रवृत्ति कैसे प्रदर्शित करेगा? ठीक है, तो बल कितना है? y1, तो बल का परिमाण और उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है? x1। तो जिसका आगुण कितना होगा? y1 इंटू x1। और पॉजिटिव और नेगेटिव? वामावर्त है इसलिए आराम से समझेंगे। ये चीज समझ में आ गई तो फिर कुछ भी नहीं चैप्टर के अंदर। वामावर्त आगुण कितना है हमारा? y1 और x1 है, ठीक है। अतः A1 पर क्रियाशील बल P1, अब सुनो, अतः A1 पर क्रियाशील बल P1। अभी तक हमने जो भी किया, पिंड की साम्यावस्था में कोई फर्क पड़ा क्या? पिंड की साम्य, पिंड पहले ऐसा था, मैंने क्या किया? एक्स्ट्रा x एक्सिस पर x1 अप्लाई कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, और y एक्सिस पर क्या कर दिया? y1 अपोजिट कर दिया, अप्लाई कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर क्या पिंड की साम्यावस्था पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं पड़ा। बस हमने क्या चीज सीखी कि A1 पर हमने विचार किया, बिंदु P बल P1 पर विचार किया, और फिर हमने A1 पर देखा कि क्या क्या स्थिति बन रही है। तो हमने कहा कि A1 पर हमने एक बल युग्म पाया। किस तरह का पाया? इस तरह से एक बल युग्म पाया हमें, जिसका आगुण हमें क्या मिला? -(x1 इंटू y1)। और y1 की वजह से भी देखो, जो बल युग्म बनता है वो किसकी वजह से बनता है? बलों और उनके बीच की लंबवत दूरी की वजह से बनता है। तो बल क्या है? y1 ऊपर, नीचे y1। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक बल युग्म बन गया। तो बिंदु A1 पर दो प्रकार के आगुण मिल रहे हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो किसकी वजह से? x1 की वजह से, और एक y1 की वजह से। ठीक है, तो टोटल जो आगुण होगा वो किस तरह से दिया जाएगा वो देखते हैं, और जो बिंदु P1 के कारण जो बल है वो किस तरह से दिया जाएगा वो देखते हैं। अब सुनो, अतः A1 पर क्रियाशील बल P1, ठीक है, पहला OX और OY के अनुदिश, OX और OY के अनुदिश, OX और OY के अनुदिश क्रियाशील, मुझे क्या यार हिंदी में लिखने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, मैं मेरे बताऊं,
शुरू से हमने एमएससी की, एमएससी में पढ़ाया, इंग्लिश में पढ़ाया, हिंदी में लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, मात्रा वात्रा की गलती हो जाए तो माफ कर देना, ठीक है। क्रियाशील बल, क्रियाशील बल x1 तथा x1 और y1 तथा दूसरा क्या है, y1 इंटू x1 माइनस x1 इंटू y1 आघूर्ण के बलयुग्म के बलयुग्म के तुल्य है, आघूर्ण के बल युग्म के तुल्य है। अब एक बात तो मुझे बताओ कि हमने दो चीजें सीखी, बिंदु A1 पर बल P1 की वजह से हमने दो चीजें सीखी, एक तो आघूर्ण बनकर आ गया, एक तो x1 की वजह से आघूर्ण बना और एक y1 की वजह से आघूर्ण बना। अच्छा एक बार बताओ, ये x1 और ये x1, ठीक है, ये तो आघूर्ण में काउंट हो जाएगा। इसी तरह से ये y1 और ये y1 ये आघूर्ण में काउंट हो गया। पर एक चीज तुम मुझे बताओ, अभी x1 बल बच गया इस डायरेक्शन में, भाई y1 और नीचे y1 ये तो आघूर्ण में काउंट हो गया, क्या बचा ऊपर वाली डायरेक्शन में y1 बल, और इधर x1 और x1 इधर हो गया काउंट, और इधर क्या बचा x1 बल, ठीक है। तो बल P1 की वजह से हमने दो चीज देखी कि बल P1 की वजह से हमें एक तो OX के अनुदिश, ये क्या है हमारा OX के अनुदिश, एक तो हमें बल मिला x1 और एक y1 जो बच गया, ठीक है। और दूसरा क्या मिला हमें, बिंदु A1 पर आघूर्ण मिला, कौन कौन सा, एक तो इस दिशा की वजह से और एक ऊपर वाली दिशा की वजह से, टोटल आघूर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये किसकी वजह से हुआ, ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ, पिंड A1 पर बल P1 की वजह से। आगे बात समझ में। अब एक बात बताओ, ये जब A1 की बात आ रही है तो क्या क्या आ रहा है, बताओ A1 की बात आ रही है तो क्या क्या आ रहा है, x1 y1 और ये आघूर्ण आ रहा है। इसी तरह से जब मैं क्या लूंगा बताओ, बल यहाँ मतलब बिंदु A2 लूंगा और उस पर बल क्या लूंगा P2, तो बल क्या क्या बनेंगे भाई बताओ मुझे। इसी तरह से मैं क्या करूंगा, सेम प्रोसेस चलाऊंगा, सेम टू सेम प्रोसेस चलेगी, ठीक है। और उस सेम टू सेम प्रोसेस में क्या होगा, इस पर आरोपित होगा x2 और शुरुआत करते हैं, और इधर आरोपित होगा x2। जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि अब हम बल P1 पर विचार करते हैं। अब हमने क्या किया, OX और OX' के अनुदिश दो बल लगा दिए x1, ठीक है, OY के अनुदिश दो बल लगा दिए y1, ठीक है। सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा। अब हम किस पर विचार करेंगे, बल P2 पर विचार करेंगे, और हमने क्या किया, OX के अनुदिश x2 और OX' के अनुदिश कौन सा बल लगा दिया, x2 लगा दिया, जिससे पिंड की साम्यावस्था पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अभिषेक बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्योंकि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों कैंसिल हो गए ना, तो कहां से साम्यावस्था पर प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से हमने OY और OY' के अनुदिश एक बल लगाया y2 और y2, बात समझ में आ गई, फिर भी पिंड की साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं किस पर, A2 पर। अब सुनना, बल युग्म बनेगा, कैसे बनेगा, A2 पर बल x2 और O पर बल x2, एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, देख लो उधर उधर, तो A2 पर भी बल युग्म बना x2 की वजह से। इसी तरह से A2 पर y2 और O पर y2, फिर से एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। तो इस बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा भाई बताना जरा, x2 की वजह से कितना होगा, x2 इंटू y2, माइनस या प्लस, माइनस, क्योंकि इधर घूमेगा, ठीक है। और y2 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, x2 डिस्टेंस हो जाएगी, और y2 फिर से बल युग्म बन गया हमारे पास। इसका आघूर्ण कितना होगा, स्मॉल x2 इंटू कैपिटल y2, और साइन कैसा, प्लस का। अब सुनो, जब हम बल युग्म बना रहे थे तो एक बल तो बच रहा था इसके अनुदिश और एक बल बच रहा था इसके अनुदिश, हमेशा बचेगा। तो बिंदु A1 पर हमने बल P1 की वजह से क्या देखा कि x1 और y1 बल बच जाता है हमारे पास, और एक आघूर्ण बनकर आता है y1 x1 माइनस x1 y1। आगे बात समझ में, तो ये प्रोसेस हम बार बार अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ तक लिखो, समझ में आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या निमिष, कोई दिक्कत।
आगे बात समझ में? यहां तो कोई दिक्कत है क्या? देखो अब सुनो, इसी प्रक्रिया को जारी रखने पर, आ गया भाई, मिटा देता हूं फिर इसको, है ना, मिटा दो इसको पूरे को, लिख लिया। अब बताओ इसी प्रक्रिया को जारी रखने पर क्या मिलेगा हमें? देखो क्या लिखते हैं, इसी प्रक्रिया को जारी रखने पर हम देखते हैं कि दिया बल निकाय निम्न के तुल्य है। दिया बल निकाय निम्न के तुल्य है। सुना, ध्यान सुनो, यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, P1 की वजह से बल क्या क्या मिले, x1 y1, ठीक है। P2 की वजह से क्या मिलेंगे, x2 y2, P3 की वजह से x3 y3। तो इन बलों की वजह से हमें ये तो कहां मिले, x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश, और ये कहां मिलेंगे, y अक्ष के अनुदिश। अब मैं कहूंगी तुम्हें कि संयुक्त प्रभाव कैसे निकालेंगे, तो एक काम करेंगे, x अक्ष पर जितने भी बल आरोपित हो रहे हैं उनको जोड़ देंगे, और y अक्ष पर जितने भी बल आरोपित हो रहे हैं उनको जोड़ देंगे, ठीक है। निकाय निम्न के तुल्य है, पहला OX के अनुदिश, OX के अनुदिश, बोलो भाई OX के अनुदिश क्या होगा, बल क्या होंगे हमारे पास, OX के अनुदिश x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, इस तरह से चलते रहेंगे, पर हमें नहीं पता कि कितने बल हैं, तो डॉट 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 चलते रहेंगे। n लगाने का मतलब होता है भाई फाइनाइट हो गया। OY के अनुदिश, OY के अनुदिश, ठीक है। OY के अनुदिश क्या होगा हमारे पास, y1 y2 y3 डॉट डॉट डॉट। ये तो हो गई किसकी बात, बलों की बात। ये P1 की वजह से x1 y1, P2 की वजह से x2 y2 और P3 की वजह से x3 y3 आ रहे थे, तो हमने क्या किया, इन सभी बलों को x अक्ष के अनुदिश वियोजित करके पाया कि x1 x2 x3 तो क्या है, x अक्ष के अनुदिश है, y1 y2 y3 किधर है, y अक्ष के अनुदिश है, तो टोटल कितना होगा, जोड़ दिया, ठीक है। अब सुनो, तब बल युग्म का आघूर्ण, तब बल युग्म का आघूर्ण, बोलो भाई बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा मैं बताओ, बिंदु A1 पर जो कंप्लीट आघूर्ण हमें मिला था x एक्सिस और y एक्सिस की डायरेक्शन में, कितना था मैं बताओ, बोलो कंप्लीट आघूर्ण क्या मिला था, एक तो था नेगेटिव, तो वो थी हमारे पास कैपिटल x1 इंटू y1 माइनस बोलो y1, पर ये हमारे पास नेगेटिव था ना, तो ये हो गया y1 x1 माइनस x1 y1, यही था, ठीक है। यहां तक बात समझ में, ये तो किस पर, केवल बल P1 के कारण बिंदु A1 पर। इसी तरह से बल A2 पर, सॉरी बल P2 के कारण बिंदु A2 पर, तो वो ऐड हो जाएगा, तो भाई बताओ क्या लिखूं, सेम टू सेम कुछ भी मत करो, बोलो y2 x2 माइनस x2 y2 प्लस डॉट डॉट। क्लियर है मामला, नहीं बात समझ में? तो ये एक बल एक बिंदु पर, ये दूसरे बिंदु पर, ये तीसरे बिंदु, भाई हम समानिलित कर रहे हैं, मतलब सभी बलों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और सभी आघूर्णों को भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो y1 x1 माइनस x1 y1 प्लस अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, देखो समेशन y1 x1 माइनस x1 y1, बोलो समेशन y1 x1 माइनस x1 y1, बताओ क्या किया, समेशन लगा दिया। अब तुम सोच रहे होंगे ये किस प्रकार का समेशन है, यहाँ तो आई जे तो है नहीं, तुम आई जे देखते थे, ये जो समेशन अगर आई लिखता मैं, तो आई का मतलब होता है कि वो 1 2 चल रहा है, ठीक है ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते थे वैसे हम, और इसमें क्या है थोड़ी सी दिक्कत,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई आई एक्स आई वाई आई, और समेशन लगाओ आई बराबर 1 to इन्फिनिटी। इस तरह से लिखो या फिर इस तरह से लिखो, बात एक ही है। इसका मतलब होता है सिंपल नोटेशन, इसमें कुछ नहीं होता कि पहले टर्म में जिस तरह से चल रहा है ना 1 1 1, तो अगले टर्म में 2 2 2 आ जाएंगे, 3 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हमने क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए, सपोज जी मान लिया। क्या नाम दिया इसका, टोटल हमने क्या गुण मान लिया, जी मान लिया, ठीक है। अब सुनो इसमें क्या लिखेंगे हम, देखो माना, अब सुनो एक चीज सुनो, एक्स अक्ष के अनुदिश जो बल थे उनको हमने टोटल क्या नाम दे दिया, आर एक्स, और वाई अक्ष के अनुदिश जो बल थे उनका क्या नाम दे दिया हमने, वाई आर वाई नाम दे दिया। आर एक्स आर वाई का मतलब होता है परिणामी, एक्स इसको पढ़ना, एक्स अक्ष के अनुदिश बलों का बीजीय योग जो है उसको हमने क्या बोला, आर एक्स बोला, और इसे हम क्या कहेंगे, परिणामी बल कहेंगे, एक्स अक्ष के अनुदिश। इसको हम क्या कहेंगे, परिणामी बल कहेंगे, वाई अक्ष के अनुदिश, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये हो गया। उसके बाद देखो माना आर एक्स तथा आर वाई, आर एक्स तथा आर वाई का परिणामी बल का परिणामी बल आर है, जो ओ एक्स तथा ओ वाई अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। देखो भाई सुनो, ये हमारे पास इस तरह से था, ठीक है। इस पर हमने क्या देखा, x1, x2, x3, x4, x5 अप टू सोन चल रहे थे, तो हमने क्या किया, इन सभी का परिणामी बल क्या मान लिया, rx मान लिया। इस पर चल रहा था y1, y2, y3, y4 अप टू सोन, इन सभी का परिणामी बल क्या मान लिया हमने, ry मान लिया। तो पता है ये किसके तुल्य हो गया, ये हो गया rx और ये हो गया ry। भाई एक बात बताओ, एक इसको क्या कर रहे हैं, यहां पर न्यू समझो कि इसको खींच रहे हैं, इसको 10 जने खींच रहे हैं, और 10 जने क्या कर रहे हैं, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो टोटल बल कितना होगा, 50 न्यूटन होगा। तो एक काम करें ना, हम 10 जने क्यों लगाते हैं, एक जना ऐसा लगा देते हैं जो 50 न्यूटन के बल से खींच सकता है, तो ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। आगे बात समझ में। अब हमने क्या कहा, आर एक्स तथा आर वाई, ये आर एक्स और ये आर वाई, तो इनका परिणामी किधर निकलेगा, बीच में, ये परिणामी निकलता है। इस आर के ये तो कहलाते हैं घटक, पर आर एक्स और आर वाई का ये आर कहलाता है परिणामी। हमने कहा कि जो आर है वो आर एक्स इनके साथ क्या है, ओ एक्स अक्ष के साथ, है ना, ओ एक्स अक्ष के साथ कितने कोण पर झुका हुआ है, थीटा कोण पर झुका हुआ है। अब सुनो, अगर ये थीटा कोण पर झुका हुआ है, अर्थात ऐसे कह दो, अर्थात ये हो गया हमारा आर एक्स और ये हो गया हमारा आर वाई, और इनका परिणामी हो गया आर, और ये कितने कोण पर झुका हुआ है, थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो एक काम करो, हम जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या होगा, आर वाई बटा आधार क्या होगा, आर एक्स। नहीं है बात समझ में, इस तरह से मिला लो ना यार, ये आर है, ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये यहां तक हमने आर एक्स मान लिया, तो आर वाई तो लंब हो गया, और आधार कितना हो गया, आर एक्स हो गया, तो आर वाई बाई आर एक्स। तो थीटा बराबर कितना हो गया हमारा, टेन इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। अब सुनो, जैसे मान लो इस फॉर्मूले का यूज कहां पर है, जैसे मान लो वो तुमसे कहे कि इसी पिंड पर हमने 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन बल लगा रखे हैं, तो बताओ कि परिणामी बल OX अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा। तो पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि RX क्या है। हमें पता है कि RX क्या होता है, x1, x2, x3 उनका योग होता है, RY क्या होता है, y1, y2, y3 उनका योग होता है। अब दिक्कत ये हो गई, x1, x2, x3 क्या है, y1, y2, y3 क्या है, तो जो भी बल वो हमें देगा उनको क्या करेंगे हम, सबसे पहले x1, x2, x3 क्या है भाई बताओ, x अक्ष के, इसको लिख लेना, x अक्ष के अनुदिश वियोजित भागों का बीजीय योग, ये क्या है, बीजीय योग है, ठीक है। एक बात बताओ, x1 क्या है, बल P1 का
एक्स अक्ष के अनुदिश वियोजित भाग। नहीं आई बात समझ में? देखो ये हमारे पास कोई बल P1 था और ये हो गया x1, तो ये x1 यहाँ है या फिर ये अनुदिश तो x अक्ष की हुआ ना, तो x1 को क्या बोला जाता है? x अक्ष के अनुदिश बल P1 का वियोजित भाग। y1 क्या होगा? y अक्ष के अनुदिश बल P1 का वियोजित भाग। मैं तुमसे कहूं कि बल P1, P2, P3, P4 के x अक्ष के अनुदिश वियोजित भाग क्या होंगे? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर x1, x2, x3, x4। मैं तुमसे कहूं कि बल P1, P2, P3, P4 के y अक्ष के अनुदिश वियोजित भाग क्या होंगे? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए y1, y2। अब एक बात बताओ, हमें वियोजित भाग पता चल गए तो हम क्या करेंगे? उन सभी को जोड़ देंगे। मैंने कहा मेरे पास 5 बल है, P1, P2, P3, P4, P5। अब बताओ ये जो बल है इन सभी का परिणामी बल x OX अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? तो हम कहेंगे सर थीटा बराबर tan इनवर्स RY/RX बनाएगा। हमें नहीं पता RY/RX क्या है, तो सबसे पहले देखो RY क्या होता है? तो RY क्या है? y अक्ष के अनुदिश वियोजित भाग। तो हम क्या करेंगे? वो जो भी बल देगा P1, P2, P3, P4, P5 उन सभी के वियोजित भाग निकालेंगे। एक तो निकालेंगे x अक्ष के अनुदिश जिससे तो हमको मिल जाएगा Rx, और एक निकालेंगे हम y अक्ष के अनुदिश जिससे हमें मिल जाएगा Ry, और Ry बटा Rx कर देंगे, tan इनवर्स ऑपरेट कर देंगे, और जो कोण आएगा वो क्या कहलाता है? हमारा OX के साथ परिणामी द्वारा बनाया गया कोण। इजी है, ठीक है। अब तुम न्यू मत सोचो कि यार x1, x2, x3 कैसे निकालेंगे, वो मेरा काम है। इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि ठीक है, मजा आ जाएगा। आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब सुनो, और जो परिणामी है हमारे पास, जो परिणामी है वो क्या होगा? √RX² प्लस RY²। ये कैसे हुआ? देखो सुनो, मैं तुमसे पूछूं कि Rx कितना होगा? ये होगा R cos थीटा। Ry कितना होगा? R sin थीटा। अभी कैसे आते हैं पता है ना? बताओ कैसे आते हैं? देखो मेरे को आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार निकालना है। आधार और कर्ण कितना है? R। ये आधार है और ये आधार बटा कर्ण cos थीटा। यार ऐसे क्या कर रहे हो? Rx बराबर R cos थीटा। एक तो ये हो गया। इसी तरह से मुझे क्या निकालना है? लंब निकालना है, मतलब ये Ry निकालना है। ये निकाल रहे हैं, ये निकालो, बात देखिए। Ry निकालना है भाई, बताओ ये लंब है, लंब बटा कर्ण, तो Ry बटा R इज इक्वल टू साइन थीटा। तो Ry बराबर कितना हो जाता है? R साइन थीटा। बीएससी तक बच्चा यूं समझता है कि जिधर थीटा है उधर कोस आएगा, जिधर थीटा नहीं है उधर साइन आएगा। ऐसा नहीं है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि कैसे निकल गए, ठीक है। अब सुनो, कुछ मत करो, ये वैसे वीडियो में भी समझा रखा है मैंने ये वाली चीज। इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दो। क्या करो, इसको बाद में कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ठीक है। इधर क्या है? 1 का वर्ग करोगे तो Rx², 2 का वर्ग करोगे तो Ry², इसका वर्ग इसका वर्ग, तो कितना होगा? R² cos² R² sin², ठीक है। R² बाहर आ गया, cos² थीटा प्लस sin² थीटा। डायरेक्ट लिख देते हैं पर नहीं, अपन कर लेते हैं, चलो है ना। Ry² कितना हो गया? R² R बराबर कितना हो गया बताओ? ये तो 1 हो गया। कितना हो गया? √Rx² प्लस RY, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब मान लो तुमसे वो कहे कि यार मैंने एक पिंड पर 100 बल लगा रखे हैं। कितने? 100 बल कैसे कैसे हैं? 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, इतने बल लगा रखे हैं। और कितने न्यूटन तक? 100 न्यूटन तक बल लगा रखे हैं। तो बताओ परिणामी बल कितना होगा? परिणामी बल का मतलब है कि इस पिंड पर इन 100 बलों को ना लगाकर मैं एक ऐसा बल लगा दूं जिसका प्रभाव इन 100 बलों के तुल्य हो, तो वो कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे हम? R बराबर Rx² प्लस RY² कर देंगे, उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। अब दिक्कत ये Rx क्या है? फिर कुछ नहीं करना, जितने भी बल हैं उनका x अक्ष के अनुदिश वियोजित भागों का बीज योग निकाल लेंगे, उसको Rx बोल देंगे।
वाई एक्स के अनुदिश वियोजित भागों का बीज योग निकाल लेंगे, उसे क्या बोल देंगे, आर वाई बोल देंगे, यहाँ मान रख देंगे और आ जाएगा हमारे पास परिणामी बल। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या? एक बार टाइम बता दो। 8:58 है ना? लिख लो भाई फटाफट। कहां तक लिखा? ये स्टार्टिंग लिखो, लिखो चलो, मैं कुछ लिख देता हूं। खत्म कर देते हैं यार आज, है ना? इसको थोड़ा सा है, 2-5 मिनट लगेंगे। देखो लिख दिया? 1-2 लाइन तो लिख ली होगी ये वाली। पहला रिमार्क हो गया। दूसरा रिमार्क, दिए गए बलों को स्वयं के समांतर, दिए गए बलों को स्वयं के समांतर ऊपर स्थानांतरित मानने पर उनका परिणामी बल स्पष्टतः
परिणामी बल स्पष्टतः R है, जबकि O के परितः बलों के आघूर्णों का बीजीय योग, जबकि O के परितः बलों के आघूर्णों का बीजीय योग जी है। तीसरा डिमांड, जी मूल बिंदु O की स्थिति पर निर्भर करता है। जी मूल बिंदु O की स्थिति पर निर्भर करता है, जबकि R निर्भर नहीं करता है। जबकि R निर्भर नहीं करता है। मूल बिंदु O को अन्यत्र बिंदु, मूल बिंदु O को अन्यत्र बिंदु H, K, अन्यत्र बिंदु H, K पर स्थानांतरित करने पर यदि नए बल युग्म का आघूर्ण G डैश हो तो G डैश बराबर समेशन x1 माइनस h इंटू y1 माइनस y1 माइनस k इंटू x1 ये होगा। ठीक है, लिखो भाई फटाफट। लिखो देखो, इसको समझ लो एक बार, रिमार्क सेकंड को समझ लो। सुनो, दिए गए बलों को स्वयं के समांतर O पर स्थानांतरित करने पर, कहने का क्या मतलब है? अरे दिए गए बलों को, ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है, इस तरह से बल थे हमारे पास। स्वयं के समांतर O पर स्थानांतरित करने पर ये जितने भी बल थे इनको क्या करेंगे हम? O पर स्थानांतरित करेंगे। किसके समांतर? स्वयं के समांतर। अब स्वयं के समांतर समझ रहे हो? जैसे ये यूं है ना, तो ये ऐसे नहीं कि इसको यूं कर दो, ये ऐसे है ना, तो तुम इसको कहीं भी लेकर जाओ, ये इसी तरह से जाएगा हमेशा।
स्वयं के समांतर होने का मतलब यही हुआ, अगर तुमने टेढ़ा कर दिया तो स्वयं के समांतर थोड़ी होगा। तो स्वयं के समांतर करने का मतलब है कि जैसे मान लो P1 को मुझे स्थानांतरित करना है, तो इस P1 को कहां स्थानांतरित करूंगा मैं, मूल बिंदु पर स्थानांतरित करूंगा। अब देखो ये जो P1 है ये इस P1 के समांतर है, देखो पहले आगे बढ़ा के देख लो कि समांतर ये दोनों है नहीं है। इसी तरह से P2 को कहां स्थानांतरित कर दूंगा, इस मूल बिंदु पर स्थानांतरित कर दूंगा। इसी प्रकार से इस P3 को किसके समांतर, स्वयं के समांतर, मतलब जैसे ये थे ना उसी स्थिति में इनको ले जाएंगे। अब एक बात सुनो, स्वयं के समांतर हमने P1, P2, P3 इनको कहां स्थानांतरित कर दिया, मूल बिंदु पर हमने कहा था कि ये तो क्या था, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4 था। तो इनका परिणामी हमने क्या बोला था, rx, इनका परिणामी हमने क्या बोला था, ry, और rx और ry का परिणामी हमने क्या बोला था, r। इसका मतलब कि सभी बलों को अगर मैं मूल बिंदु पर स्थानांतरित कर दूं, सभी बलों को स्वयं के समांतर अगर मूल बिंदु पर स्थानांतरित कर दूं तो वो क्या हो जाएंगे, किसके इक्वल हो जाएंगे, r के इक्वल हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समांतरित करने पर उनका परिणामी बल स्पष्टतः क्या है, r है। अगली बात समझ में, तो सभी बलों को कहा P1, P2, P3 को यहाँ स्थानांतरित कर दिया तो उनका परिणामी बल क्या हो गया, हमारे पास r हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा क्या है, O के परितः बलों के आघूर्णों का बीजीय योग G है, तो G था हमारे पास। G को मूल बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है जबकि R निर्भर नहीं करता है। मतलब जो R है उसको कहीं पर भी लेके चले जाओ वो तो R ही रहेगा, पर जो G है वो मूल बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर कोई दूसरा बिंदु H के आ जाएगा तो इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, और इसको हम फिर कल समझा देंगे, अभी टाइम नहीं है क्योंकि समझाने का, ठीक है। तो ये दूसरा जो तीसरा रिमार्क है इसको कल समझा देंगे, लिख लो पर अभी तो इसको, ठीक है। तो जब तुम्हें पता है किसी बिंदु को किसी बिंदु H के पर स्थानांतरित किया जाता है तो x माइनस h और y माइनस k आता है, अगर तुम्हें पता हो तो। नहीं पता हो तो फिर कल बताएंगे, नहीं पता चलो कोई बात नहीं, इसको कल बताएंगे, ठीक है। तो कल जो तीसरा पॉइंट था हमारा वो क्या था कि हमारे पास जो G बिंदु था वो ये होता है x1, y1 माइनस y1, x1, और उसका समेशन जो G होता है वो क्या होता है, बलयुग्म का आघूर्ण होता है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि हम मूल बिंदु को कहां पर स्थानांतरित कर देंगे, h, k पर स्थानांतरित कर देते हैं। तो जब मूल बिंदु को h, k पर स्थानांतरित करते हैं तो उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन आता है, वहां पर हमने लिखा था कि G बराबर, ये G डैश बराबर क्या हो जाता है, समेशन x1 माइनस h इंटू y1 माइनस y1 माइनस k इंटू x1, ऐसा कुछ हो गया था वहां पे। तो ये बलयुग्म का आघूर्ण G से परिवर्तित होकर किसमें आ गया था, G डैश में, नए आघूर्ण में आ गया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि वो कैसे आया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये बिंदु है A1, इस पर बल आरोपित है P1, ये x1 था और ये y1 था, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस तो है हमारे पास x1, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, y1, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको स्थानांतरित करके किसी दूसरे बिंदु h के पर लेके चले गए, मतलब इसको कुछ नहीं किया, इसकी जेरोक्स निकाल के हमने दूसरी जगह रख दी, ठीक है। तो दूसरी जगह हम जेरोक्स को रखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, जरा बताना। इसको हमने इस तरह से, ठीक है। तो इस बिंदु O को हमने कहां शिफ्ट कर दिया, किसी दूसरे बिंदु h, k पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि यार h, k पर तो आपने शिफ्ट कर दिया, तो ये जो h, k है ये डिस्टेंस कितनी हुई, h, और ये कितनी हुई डिस्टेंस हमारे पास, k। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, है ना भाई। ये जो बिंदु होता है, कोई भी जो बिंदु होता है, जैसे मैंने कहा 2, 3 चलो 10वीं क्लास में, तो कैसे चलते हैं, x अक्ष पर सर 2 चलेंगे, y पर 3 चलेंगे और चल पाएगा, वही तो बात है। x अक्ष पर h चला, y पर k चले, तो बिंदु आया हमारे पास h, k। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या, नहीं है। अब सुनना, मैं तुमसे पूछूं कि यार मेरे पास ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, ये कितनी होगी, x1 माइनस h। मैं तुमसे पूछूं कि यार ये डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस दे दी हमने, ये डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस दे दी। अब हम देंगे ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, y1 माइनस k। क्यों, क्योंकि पूरा y1 था, उसमें से k1 को हटा, k को हटा तो क्या बचेगा, y1 माइनस k, ये y1 माइनस k, ये भी क्या है y1 माइनस k, तो ये भी y1 माइनस k, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। तो ये x1 माइनस h है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी है बताओ, ये भी हमारी x1 माइनस h है,
ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? और ये बिंदु क्या है हमारा h, k। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अब समझना बात को ध्यान से। हमने जो कल पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था हमने? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से यहाँ x1, y1 था, ये बिंदु था a1, ये था हमारे पास x, ये था हमारे पास y1 और ये था हमारे पास p1। ठीक है, तो जब हमने आघूर्ण दिया था तो आघूर्ण में दूरी कितनी काम में आई थी जरा बताना? x1, और दूरी क्या काम में आई थी? y1। तो x1 दूरी की वजह से ये x1, ये दूरी कितनी हो, सॉरी, ठीक है, ये दूरी कितनी है? y1। तो x1 और ये इधर x1 और दूरी कितनी है? y1। तो कितनी दूरी काम में आई थी? y1, क्योंकि हम किसके सापेक्ष चल रहे थे? मूल बिंदु के सापेक्ष। तो जिस बिंदु के सापेक्ष चलते थे वो दूरी हमको काम में लेनी थी, तो हमने बिंदु क्या लिया था? O। तो दूरी क्या काम में ली थी? y1 और x1 काम में ली थी। अब ये बिंदु क्या है? h के, तो दूरी क्या काम में लेनी पड़ेगी? इस बिंदु के सापेक्ष दूरी काम में लेनी पड़ेगी। तो अभी दूरी क्या है? x1 माइनस h और y1 माइनस k। भाई इस बिंदु तक की दूरी लेनी है हमें। यहाँ पर देखो जो दूरी ली थी हमने, ये दूरी क्या ली थी बताओ? ये y1 था, ये y1 था, चलो बताओ ये x1, ये दूरी y1 और ये इस तरह से x1। ठीक है, तो हमने दूरी क्या काम में ली थी यहाँ पर? y1। किसके सापेक्ष चल रहे थे हम? O के सापेक्ष। तो O के सापेक्ष दूरी y1 थी और दूरी क्या ली थी हमने? x1 ली थी। तो जिस बिंदु के सापेक्ष चलते हैं उस बिंदु के सापेक्ष दूरी निकालते हैं। हम किसके सापेक्ष चल रहे थे? O के सापेक्ष। तो O के सापेक्ष हमने A के लिए जो दूरियां थी वो काम में ली थी। अब हम किसके सापेक्ष चलेंगे? HK के सापेक्ष। तो इसके सापेक्ष इस बिंदु की दूरियां काम में लेंगे। अब ये दूरियां क्या है इस बिंदु के लिए बताओ? x1 माइनस h और y1 माइनस k। बात समझ में आ जाएगी? तो यहाँ पर क्या करना है? सिंपली x1 की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? x1 माइनस h और y1 की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? y1 माइनस k। होगा कि नहीं होगा? अच्छा सुनो, इसको ऐसे समझ लो ना, x1 माइनस h, y1 माइनस k। देखो ये जो निर्देशांक है ये तो किसके सापेक्ष है? मूल बिंदु किसके सापेक्ष? O के सापेक्ष। सही है ना? ये जो x1 y1 थे ये मूल बिंदुओं के सापेक्ष थे। पर अब जो नए निर्देशांक का है ये दूरी कितनी है? x1 माइनस h। ये दूरी कितनी है? y1 माइनस k। x अक्ष पर कितना चले? x1 माइनस h। y अक्ष पर कितना चले? y1 माइनस k। तो पॉइंट क्या मिलेगा? x1 माइनस h, y1 माइनस k। तो ये जो आया निर्देशांक किसके सापेक्ष है? बिंदु hk के सापेक्ष। आगे बात समझ में? किस बिंदु के सापेक्ष है हमारा? बिंदु h, k के सापेक्ष। तो जब बिंदु h, के सापेक्ष निर्देशांक क्या काम में लेने पड़ेंगे हमको? x1 y1 की जगह x1 माइनस h, y1 माइनस k। इसलिए यहाँ पर x1 की जगह ये, y1 की जगह ये रिप्लेस हो गया। बाकी तो फिर कैलकुलेशन है। ठीक है, देखो कैलकुलेशन क्या थी कल? तो नया आघूर्ण g' क्या होगा हमारे पास? x1 माइनस y1, x1 इंटू y1 कर दिया, माइनस y1 इंटू x1 कर देते हैं, y1 इंटू x1, इन दोनों को साथ में ले लिया। h1 माइनस h समेशन y1 माइनस माइनस प्लस k समेशन x1। क्या किया? थोड़ा आगे पीछे करके काम में लिया। मैंने पहले गुणा नहीं किया, मैंने अपने हिसाब से गुणा करके लिख दिया। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया होना तो भी जोड़ भाई गुणा घर पे कर सकते हो। क्या है यहाँ पे? h तो संख्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और k भी बाहर आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास जो g था, ये तो g था हमारे पास देखो, और ये क्या हो गया? माइनस h, और ये क्या होता है? ry। अरे y1 y2 y3 सबको जोड़ोगे तो ry तो बनेगा k, और ये हो गया rx। तो हमारे पास जो नया आघूर्ण आया वो क्या आया? g' बराबर ये आया। आगे बात समझ में क्लियर है मामला? अब सुनो, जैसे बिंदु की स्थिति बदलती है वैसे आघूर्ण बदल जाता है, परंतु परिणामी बल r के में मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। देखो ये क्या है? x अक्ष है, तो इसके लिए ये भी क्या है? एक प्रकार का x अक्ष है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आघूर्ण अभी जो हमने बल x1, x2, x3, x4 इसके रेस्पेक्ट में लिए थे, हम अब कहाँ लेंगे? x1, x2, x3, x4 के इसके रेस्पेक्ट में लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो पता है ये जो चित्र है ये किसमें कन्वर्ट हो गया? पूरा ये चित्र इसमें कन्वर्ट हो गया, h, k, x1 माइनस h, y1 माइनस k, ये इसमें कन्वर्ट हो गया बस।
इस वाले से मतलब नहीं है। अब किससे मतलब है? इस वाले से। ठीक है, तो एक बात बताओ, पहले जो बल बचे हुए थे वो x1 y1 सॉरी x2 x3 ऐसे बचे थे बल, और y1 के रेस्पेक्ट में भी y1 y2 y3 ऐसे बचेंगे बल। तो बल तो जो पहले बच रहे थे ना वो अब बचेंगे, तो परिणामी बल में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु परिवर्तन किसमें आ जाएगा? आघूर्ण में। देखो यहाँ पर नया आघूर्ण मिल गया ना, पुराने आघूर्ण में कुछ घट रहा है और कुछ जुड़ रहा है, तो जो कुछ घटेगा कुछ जुड़ेगा तो उसका नया नाम दे दिया हमने जी देश। इसलिए क्या कहा जाता है कि अगर हम मूल बिंदु को किसी बिंदु पर स्थानांतरित कर देते हैं तो आघूर्ण के मान में तो परिवर्तन आ जाता है, परंतु परिणामी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। नहीं बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर h के सापेक्ष ये किया तो बल तो वही बचेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 अप टू सो ऑन। तो परिणामी के मान में परिणामी कितना आएगा इनका? rx, इनका परिणामी कितना आएगा? ry। तो जब rx ry आ रहा है तो परिणामी बल r का मान कितना आएगा? r ही आएगा वापस से। तो r के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो एक काम करो, इसको लिख लो, इसको लिख लो पूरे डायग्राम भी बना लो ना, डायग्राम भी बना लो, लिख लिया होगा है ना। वीडियो देख लेना भाई पूरी, अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि तभी समझ में आएगा।